हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का यह वीडियो है विवाह के समय को कैसे निकालें, कैसे पता करें कि कोई कुंवारा लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली आपके सामने है तो आप उसके विवाह के समय का पता कैसे कर सकते हैं, या किन ग्रहों के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ग्रह के कारण इसकी दशा अंतरदशा में या गोचर के इस ग्रह के प्रभाव से आपका विवाह हो सकता है और इस समय में हो सकता है। तो यह आकलन किन बिंदुओं के आधार पर होता है, विशेष तौर पे जो बिंदु काम में लिए जाते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। यदि ध्यान से सुनेंगे तो आप इन सारे बिंदुओं को समझ पाएंगे। बहुत ही साधारण विषय है, आराम से समझें, ज़्यादा मस्तिष्क पर जोर ना लगाएं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। सभी भाव लिखे हुए हैं, भाव के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि सप्तमेश किसे कहते हैं और आपके पास जवाब नहीं, क्योंकि किताबों में ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं, सप्तमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश। अब यहाँ पर तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव लिखा हुआ, सप्तम भाव लिखा हुआ, तो सप्तमेश किसे कहेंगे? जो सप्तम भाव का स्वामी होता है वही सप्तमेश कहलाता है। अर्थात आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव में या किसी भी भाव में जो राशि पड़ी हुई होती है, उसका जो स्वामी होता है वह उस भाव का ईश्वर कहलाता है, ऐश ईश्वर। तो सप्तमेश सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, उसमें जो अंक है, उसका जो लॉर्ड है, जो ग्रह उसका मालिक है, वही सप्तमेश कहलाएगा। मान लीजिए लग्न कुंडली में लग्न में 5 लिखा हुआ है, किसी का सिंह लग्न है तो सूर्य लग्नेश हो गया। किसी कुंडली में नवम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है तो बुध नवमेश हो गया। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब मैं दूसरा बिंदु समझाऊं, त्रिकोण। त्रिकोण वैसे तो कुंडली में देखें तो लग्न, पंचम और नवम त्रिकोण कहलाते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि किसी राशि से, किसी ग्रह से त्रिकोण ग्रह कौन से होंगे या राशियां कौन सी होगी, तो आप कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए आपकी कुंडली में चौथे भाव में, आपकी कुंडली में चौथा भाव, देखें ध्यान से, चौथे भाव में 3 लिखा हुआ है। अब 3 से त्रिकोण राशियां कौन सी हुई? तो वहाँ से 5वीं और 9वीं राशि त्रिकोण राशि कहलाती है। 3 भी त्रिकोण में कहलाएगी, लेकिन 3 से 5वीं राशि 7वीं होती है, तुला राशि होती है, और 3 से 9वीं राशि कुंभ राशि होती है। तो मिथुन, तुला, कुंभ तीनों त्रिकोण राशियां होती है। यहाँ पर आप एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। मेष, सिंह, धनु ये त्रिकोण राशियां होती है, यही आपस में त्रिकोण कहलाएगी। वृषभ, कन्या, मकर ये आपस में त्रिकोण राशियां होती है, तो इसे भी आप समझ लें। मिथुन, तुला, कुंभ ये त्रिकोण राशियां होती है, आपस में यही होती है। कुंभ की त्रिकोण राशियां कौन सी होती है? मिथुन, तुला। तुला की त्रिकोण राशि 3 और 11, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। और चौथा कर्क, वृश्चिक, मीन ये त्रिकोण राशियां होती है। 4, 8, 12 ये भी त्रिकोण राशियां होती है। कोई आपसे पूछे वृश्चिक राशि की त्रिकोण राशियां कौन सी होती है, तो वृश्चिक 8 नंबर होती है राशि, और उसकी त्रिकोण राशियां 12 और 4 कहलाती है। तो इसे आपको समझना होगा। और यहाँ पर आप तीसरा चार्ट देखें, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि राशियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके स्वामी, इसे भी आप याद कर लें। कहीं जैसे मान लीजिए सप्तम में 8 नंबर लिखा है, तो इस चार्ट से ही समझ पाएंगे कि सप्तमेश कौन हुआ, 8 नंबर का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल सप्तमेश कहलाएगा। तो इसे भी समझना होगा। जब तक इन बिंदुओं को नहीं समझेंगे, आप ज्योतिष के किसी भी विषय को नहीं समझ पाएंगे। अब अगले बिंदु पर चर्चा करें। आप स्क्रीन पर देखें ध्यान से, और यहाँ पर आपको दिखेगा सप्तमेश की दशा में विवाह योग बनता है, बन सकता है। सप्तमेश की दशा में विवाह योग। अब सप्तमेश किसे कहते हैं? वही बात, कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है, वापस इसी कुंडली को देखें ध्यान से, कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वही सप्तमेश कहलाता है। मान लीजिए आपकी धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर की कुंडली है, और सप्तम का स्वामी बुध है,
तो सप्तमेश, सप्तम में मिथुन राशि है तो बुध स्वामी हो गया सप्तमेश। बुध हो गया तो बुध की दशा अगर आपको आने वाली है निकट भविष्य में तो उसमें विवाह योग बन जाते हैं। लेकिन यदि आपकी आयु 2-3 साल ही है, बचपन में आने वाली है, बचपन में ही आ जाती है, तो कैसे विवाह होगा? तो इस विषय को भी समझना होगा। सप्तम भाव में जो राशि है वह सप्तमेश कहलाता है। उसकी दशा यदि विवाह काल जो 18 से 25 साल या 30 साल के बीच में विवाह का योग काल होता है उसमें अगर आ गई तो विवाह योग बन जाते हैं। अब आप दूसरे बिंदु को ध्यान से देखें। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह योग। ध्यान से देखें, सप्तम भाव में बैठे हुए, सप्तम भाव जो है उसमें बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह योग। आपकी कुंडली में जो भी सप्तम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं उनकी भी दशा यदि आपको आने वाली है तो विवाह योग बन जाते हैं। तो इस विषय को भी आप समझ सकते हैं। अब आप तीसरे बिंदु को देखें। सप्तमेश के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा में विवाह योग। सप्तमेश कौन हुआ? जो सप्तम का स्वामी है वही सप्तमेश कहलाता है। उसके साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी ग्रह बैठे हुए हैं उसमें से किसी भी एक ग्रह की यदि दशा आ गई तब भी विवाह योग बनते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इस बिंदु को भी आप काम में ले सकते हैं। अब आप अगले बिंदु को देखें। यह बिंदु मेरा बनाया हुआ है। मैंने इस पर काफ़ी कुंडलियों में विचार से देखा और समझा कि इस योग को भी देखा जा सकता है। तो यह है गोचर गुरु की दृष्टि से विवाह योग। गोचर गुरु की दृष्टि से विवाह योग। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली है और उस कुंडली में 2 चीज़ें देखनी पड़ती है, 2 बातें देखनी पड़ती है। एक तो यह देखें कि चंद्रमा किस अंक पर बैठा हुआ है और दूसरा यह देखें कि गुरु किस अंक पर बैठा हुआ है। आप अपनी कुंडली खोलें और ध्यान से देखें, उसमें आप यह देखें कि चंद्रमा किस राशि या अंक पर बैठा हुआ है, गुरु किस राशि या अंक पर बैठा हुआ है। उस राशि पर यदि गोचर में, उस अंक पर यदि गोचर में गुरु, उन दोनों में से किसी एक अंक पर भी गोचर में गुरु चलता हुआ आ जाए उस अंक पर, तो उस व्यक्ति के विवाह के योग बन जाते हैं। और उससे त्रिकोण, जिस राशि पर गुरु आया उससे त्रिकोण राशियां जो है उन पर भी विवाह के योग गोचर में बन जाते हैं और वहाँ से वह सप्तम राशि को भी देखेगा। मान लीजिए किसी के गोचर में गुरु धनु राशि पे आया, कुंडली में भी धनु राशि पर है, उसके विवाह का योग बन गया, लेकिन गुरु धनु राशि पर बैठकर मेष, सिंह और मिथुन राशि को भी देखेगा। मेष, मिथुन, सिंह राशि को देखेगा। तो मेष, सिंह, मिथुन राशि के भी योग बनेंगे। जैसा कि मैंने 30 जून से 20 नवंबर 2020 के बीच में बताया कि इस समय जिनकी कुंडली में गुरु या चंद्रमा 1, 5, 9, 3 पर हो, 1, 3, 5, 9 पर हो, 1, 3, 5, 9 अंक पर हो, या मेष राशि हो किसी की, मिथुन हो, सिंह हो, धनु राशि हो, तो उनके विवाह के योग बन जाएंगे। तो यह मैंने उस आधार पर बताए थे। अब आप अगले बिंदु को देखें, ध्यान से देखें। चंद्रमा शुक्र में जो बलि हो उसकी महादशा या अंतरदशा काल में बलि ग्रह से त्रिकोण में गुरु आने पर विवाह योग। आपकी कुंडली में या तो चंद्रमा बलवान है या शुक्र बलवान है। अब उसका पता कैसे करें? किसी पाप ग्रह के साथ यदि शुक्र चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वे कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बलवान होता है, तो आप समझ सकते हैं। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी सप्तमी तक कमज़ोर अवस्था में होता है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। तो शुक्र चंद्रमा में कोई एक ग्रह ऐसा हो जो पापी ग्रहों के साथ ना हो, बलवान हो, अस्त ना हो, और उसके अंश 10 से 22 डिग्री के बीच में हो, तो वह बलवान स्थिति में होता है। और यदि उसकी
जो राशि हो, चंद्र की जो राशि हो, उस राशि से त्रिकोण में जो राशियां हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर अंक पर बैठा हुआ, तो उससे त्रिकोण राशियां कौन सी हुई? 6 और 10, जैसा कि मैंने पूर्व के चार्ट में बताया। तो 2, 6, 10 ये त्रिकोण राशियां हैं। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि पर गोचर में गुरु आ जावे तब भी विवाह योग बन जाता है। अब आप अगले बिंदु को देखें ध्यान से, अगले बिंदु को देखें। द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दशा अंतरदशा में भी योग बनता है। अब आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है उसका कोई न कोई स्वामी होगा, और वह द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो, वापस वह द्वितीय भाव का स्वामी किसी राशि में बैठा हो, चाहे द्वितीय में बैठा हो तो उसी की दशा अंतरदशा में विवाह योग बन जाता है, या वो किसी अन्य राशि पर बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी कुंडली में दूसरे भाव में मिथुन राशि है, बुध वहाँ का स्वामी है और बुध बैठा हुआ 7 नंबर अंक पर, और कहीं शुक्र की दशा अंतरदशा आ गई, 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, तो विवाह योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस विषय को समझ सकते हैं। द्वितीयेश यदि किसी राशि पर बैठा हो और उस राशि की दशा अंतरदशा आने वाली हो तो विवाह योग बन जाते हैं। अब आप अन्य बिंदु पर ध्यान लगाएं। अगला बिंदु, शुक्र, चंद्रमा और लग्न से सप्तमाधिपति की दशा में विवाह होता है। अब यह बिंदु कैसे समझें? बहुत ही आसान बिंदु है। आपकी कुंडली में शुक्र को देखें, लग्न को देखें और चंद्रमा को देखें। शुक्र से 7वीं राशि, चंद्रमा से 7वीं राशि गिने, शुक्र के वहाँ से ही गिने। शुक्र 1 पे है तो 7वीं राशि कौन सी हुई? तुला। शुक्र 2 पर बैठा हुआ है तो 7वीं राशि वृश्चिक हुई। तो इससे शुक्र जहाँ बैठा हुआ उस अंक को भी साथ में गिनना है, वहाँ से 7वीं राशि जो है, लग्न से 7वीं राशि, चंद्रमा से 7वीं राशि और वहाँ के जो स्वामी हुए उनकी दशा अंतरदशा में भी विवाह योग बन जाते हैं। तो यह बिंदु बहुत आसान है, इसे भी आप समझ सकते हैं। अब अगला बिंदु, उसको पढ़ें ध्यान से। सप्तमेश में नवमेश की अंतरदशा, ध्यान से देखें। सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का जो स्वामी है उसमें नवमेश की अंतरदशा आ जाए। सप्तम भाव के स्वामी की दशा चल रही है और उसमें नवम भाव का जो नवमेश है, किसी मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हुआ और शुक्र में यदि गुरु की दशा आ गई, अंतरदशा, दशा नहीं अंतरदशा, शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा आ गई तो विवाह योग बन जाता है। मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है 2 नंबर की, तो सप्तमेश मंगल हुआ और नवमेश शनि हुआ, तो मंगल की महादशा में यदि शनि की अंतरदशा आ जाए तो विवाह के योग वहाँ पर भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सप्तमेश में नवमेश की अंतरदशा को भी समझ सकते हैं। कोई भी यदि बात समझ में ना आए तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो से संबंधित ही प्रश्न होना चाहिए। अन्य प्रश्न करेंगे आप, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम विवाह की बात कर रहे हैं, आप नाड़ी दोष के बारे में पूछते हैं। मान लीजिए कोई नाड़ी दोष का वीडियो है तो वहां पर नाड़ी दोष के प्रश्न आप पूछें तो अच्छा लगता है। यह विवाह के योग वाला विषय है तो यहाँ विवाह के योग संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सप्तमेश वाली सारी स्थितियाँ समझ में आ गई, नवमेश किसे कहते हैं यह भी समझ में आ गया। अब अगले बिंदु को ध्यान से देखें। सप्तम व सप्तमेश से दृष्ट ग्रहों की दशा में विवाह। सप्तम व सप्तमेश से दृष्ट, ध्यान से सुने, सप्तम व सप्तमेश से दृष्ट ग्रहों की दशा में विवाह। या तो सप्तम भाव में किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह, या सप्तमेश की किसी ग्रह पर दृष्टि पड़ रही हो और उस ग्रह की दशा अंतरदशा है तब भी विवाह के योग बन जाते हैं। तो यह एक सामान्य सी बात है, इसे भी समझ सकते हैं। सप्तमेश में अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे शनि की तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, मंगल की 4थी 8वीं और
मंगल की 7वीं दृष्टि होती है, 4थी दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है, तो इसे समझना पड़ेगा। सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, इनकी 7वीं दृष्टि ही होती है, लेकिन गुरु, मंगल, शनि की 3-3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की मैंने बताई 5वीं, 7वीं, 9वीं, मंगल की 4थी, 8वीं, 7वीं और शनि की 3री, 7वीं, 10वीं। 7वीं दृष्टि तो सबकी होती ही है, तो वहाँ आप समझ सकते हैं उस विषय को। अब आप अगले बिंदु पर चलें। शुक्र का नक्षत्र पति की दशा में विवाह। ध्यान से सुने, शुक्र का नक्षत्र पति की दशा में विवाह। शुक्र किसी न किसी नक्षत्र पर होगा, शुक्र किसी न किसी नक्षत्र पर होगा और उस नक्षत्र का कोई न कोई स्वामी होगा। नक्षत्र स्वामी के चार्ट बहुत सी पुस्तकों में बने हुए हैं और नक्षत्रों की संख्या 27 है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस प्रकार से सभी नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं। तो कुंडली में अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर है आपके पास, मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर है या ऐसा कोई एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुक्र के ग्रह स्पष्ट देखेंगे तो वहाँ आगे उसका नक्षत्र लिखा होगा और नक्षत्र का स्वामी लिखा होगा। तो उस स्वामी की यदि दशा अंतरदशा है तब भी विवाह योग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये कुछ आपको बिंदु बताए और यदि इन बिंदुओं पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप खुद सीखेंगे, तो आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि विवाह योग कब बन सकता है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली रखूंगा, इस कुंडली को ध्यान से देखें। यह मेष लग्न की कुंडली है। ध्यान से देखें, इस कुंडली में सप्तम में सूर्य बैठा हुआ है और सप्तमेश शुक्र 8वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है और 6ठे भाव में गुरु कन्या राशि पर बैठा हुआ है। इनकी राशि मकर है। अब बहुत सोचने समझने वाली बात है। इनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है 4 दिसंबर 2016 को। ध्यान से सुने, 4 दिसंबर 2016 को इनका विवाह हुआ है। अब इस कुंडली में ध्यान से देखें कि 4 दिसंबर 2016 के दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी। गुरु कन्या राशि पे था। इनकी कुंडली में भी देखें आप, गुरु कन्या राशि पर है। ध्यान से देखें, इनकी कुंडली में भी गुरु कन्या राशि पर है। तो मैंने वही बताया कि जिस राशि पर आपकी कुंडली में गुरु बैठा हो उसी राशि पर गुरु आ जाए तब भी विवाह योग बन जाते हैं। इनके विवाह योग बन गए। इसके साथ ही एक बात और देखें कि इनकी कुंडली में गुरु जो है कन्या राशि पे बैठकर मकर राशि को देख रहा है। ध्यान से देखें, इनकी कुंडली में गुरु 6 नंबर पर बैठा हुआ है और वह 10 नंबर अंक को देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है। तो व्यक्ति की मकर राशि है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर 5वीं राशि। एक तो उसकी स्वयं की राशि भी है, चंद्र राशि भी है, उस पर भी गुरु की दृष्टि है। और इसके साथ ही मकर राशि 5वीं त्रिकोण राशि भी कहलाती है। लेकिन विशेष बात यह कि उस व्यक्ति की मकर राशि है और मकर राशि पर भी गुरु की दृष्टि है और जन्म की राशि मकर राशि ही है और जन्म का गुरु भी कन्या राशि का है। ऐसी स्थिति में भी विवाह योग बन गया। आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है। जो मैंने कल वाला जो वीडियो डाला था वह इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा देखें कि इस व्यक्ति की दशा कौन सी थी। राहु में शुक्र, शुक्र में राहु की प्रत्यंतर दशा थी। राहु की दशा थी, शुक्र की अंतर दशा थी और राहु की प्रत्यंतर दशा थी। तो आप ध्यान से देखें कि सप्तमेश कौन है, शुक्र। और राहु में जैसे ही शुक्र आया सप्तमेश की दशा है, अंतरदशा में विवाह। तो सप्तमेश जो शुक्र है उसी की अंतरदशा में इनका विवाह हो गया। और फिर राहु का प्रत्यंतर भी है, राहु की महादशा है। तो राहु भी तो शुक्र के साथ बैठा हुआ कुंडली में। राहु शुक्र की युति है। तो मैंने बताया कि सप्तमेश जिस ग्रह के साथ बैठे उसकी दशा में भी विवाह योग बन जाता है। तो शुक्र राहु साथ में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ राहु आया तो विवाह योग बन गए। तो इस प्रकार से हम विवाह योग देख सकते हैं। अन्य कोई कुंडली भी आपके पास हो तो उसे खोल कर देखें, उसमें देखें क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या स्थितियां हैं। सारी स्थितियों को देखकर आप विवाह योग समझ सकते हैं। और कोई बात समझ में ना आए तो मुझे पूछ भी सकते हैं।
ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता, वह भी केवल एक अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें कितने सारे योग हैं। अभी तो मैंने सेलेक्टेड योग ही बताए, बहुत से योग लिखे हुए हैं विवाह के। तो उन सारे योगों की स्थिति को, अभी तो नवांश की तो बात ही नहीं की मैंने। नवांश कुंडली की स्थितियां भी देखनी, हालांकि वो कोई कुंडली नहीं होती, उसमें ग्रहों की राशि वाली स्थितियां ही देखनी पड़ती है। लेकिन बहुत से ऐसे योग होते हैं जिसके आधार पर हम विवाह योग, विवाह के समय का पता लगाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे आज मैंने आपको बताया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे आने वाले वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्यथा आप इसके बाद फिर अगले वीडियो नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।